पिताजी हमारे बस चलाते थे कि आगे शादी में हमें चार चक्का गाड़ी लेबो आ गाड़ी पर बैठी के हॉर्न बजेबो हॉर्न पुक पुक। एक समय था कि आपके पिताजी दूसरों का बस चलाते थे, आज खुद का फरारी आप चला रहे हैं। कि गे रानी अरे भोला जी पे जलावा चढ़ाइले दूल्हा तो रानी मन मिलत। एड्रेस लोगों को पता चला। आप कितना जो है अर्निंग जो है महीने में? तपिया हो बारी सुंदर शोभातै बदनवा में। बुलेट है, एक ग्लैमर है, एक ब्रेजा खरीदे कार, फिर एक बलेनो खरीदे। तो गाली देने वाले तो ईश्वर को भी गाली देते हैं। आके हम पैर पूजे छी कि किया नहीं कष्ट हारे छी। खेसारी जी के स्टेज पे भी काम किए थे। महीने में 2000 रुपया जमा करते थे तो एक गाना गाते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं बिरजू कुमार, स्वागत है आपका स्टोरी ऑफ रियल हीरोज में। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मैथिली सुप्रसिद्ध गायक गौरव ठाकुर जी। तो आइए इनसे संवाद के जरिए इनके जीवन काल और अनुभव को नजदीक से देखने और समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार गौरव जी, आपका स्टोरी ऑफ रियल हीरोज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और स्टोरी ऑफ रियल हीरोज देखने वाले जितने भी हमारे तमाम श्रोतागण हैं और जितने भी हमारे देवता रूपी आदरणीय बड़े छोटे जो भी लोग हमें सुनते हैं, प्यार करते हैं, सबों को प्रणाम है जी। गौरव जी, आपके जीवन में गायकी का जब से आगाज हुआ तब से लेकर के अब तक की जो जर्नी रही है, हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ साझा करें। देखिए, एक बड़ी लंबी कहानी है मगर मैं संक्षेप में सुनाता हूँ आपको। बचपन से पिताजी हमारे बस चलाते थे और माँ आंगनबाड़ी सेविका है और हम 3 भाई हैं, बहन नहीं है, अपनी बहन नहीं है। तो पापा का सपना सब दिन से था कि अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाएं। अगर हम खुद गरीबी के अभाव में नहीं पढ़ पाए तो बच्चे को एक बड़े उच्च स्तर की शिक्षा दें। तो पिता ने बस चला के हम तीनों भाइयों को पढ़ाया और मैंने पूर्णिया सरस्वती विद्या मंदिर पूर्णिया से 10th से सीबीएसई से 10th किया। आफ्टर दैट पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया से इंटर से साइंस किया, साइंस से इंटर किया सॉरी। और उसके बाद पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया से बैचलर ऑफ पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स की और साथ में बैचलर ऑफ म्यूजिक भी किया प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से। तो इस दौरान जब 12वीं की परीक्षा पास करने के पश्चात मेरे मन में ऐसे गांव में छोटा मोटा कार्यक्रम वगैरह होता था, तो शिव चर्चा वगैरह या जागरण वगैरह, तो पापा के साथ अक्सर जाते थे। पापा चाचा इन लोगों को कहते थे तो ले जाते थे। संगीत का एक ऐसा मतलब भूत सवार था मन में कि हाँ नहीं हमको करना है। तो धीरे धीरे जब 12th जब पास कर गए तो फिर मन में ये आया कि नहीं, हम पूर्ण रूपेण इसी में लगते हैं। अब पढ़ाई तो हो ही रही है, पूर्ण रूपेण इसमें लगते हैं। तो शुरू में गार्जियन थोड़ा डर गए, पिताजी ने डांटा भी। और हर माँ बाप चाहता है कि देखिए हमारा बच्चा असफल ना हो, क्योंकि इन सब चीजों में रिस्क बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर माँ बाप चाहता है बच्चा एक पढ़ लिख के एक अच्छी सी नौकरी ज्वाइन कर ले कि उसका जीवन यापन अच्छे से कटे। तो फिर धीरे धीरे पिताजी को, घर वालों को मनाया, मेहनत करते गया। बड़ी मुश्किल से महीने में 2000 रुपया जमा करते थे तो एक गाना गाते थे। भागलपुर में प्रियांशु सिंह है, अभी वो भी बहुत आगे बढ़ चुका है, मेरा बड़ा अच्छा मित्र है वो। और उसके पास जाके गाते थे। उसके बाद पापा को बोला कि हमें सीखना है तो हमको एक हारमोनियम चाहिए। तो मुझे याद है उन दिनों गरीबी घर की। पापा 4 भाई हैं, अब तो 3 है, पापा एक्सपायर कर गए पिछले साल। तो 3-3 हजार रुपये करके 12,000 रुपये में हमको एक हारमोनियम खरीद दी भागलपुर से। फिर उसको लिया मैंने और पूर्णिया कला भवन में संगीत सीखा और एक जगह और क्लास किया, सुर मंदिर संगीत महाविद्यालय मुरलीगंज में। फिर वहीं से बैचलर ऑफ म्यूजिक भी किए हैं। तो धीरे धीरे सीखते गए और फिर आगे बढ़ते गए, कार्यक्रम वगैरह करते गए। और उसके बाद इसी तरह संपर्क बढ़ता गया। दिल्ली गए तो एक कंपनी है मोनाबिक म्यूजिक, वहाँ गए तो उस समय मैथिली का चहल पहल ज़्यादा था। एक भाई हैं बंशीधर चौधरी जी, उनके गाने नए अच्छे खासे चल रहे थे, तो उनसे मेरी मित्रता हो गई बड़ी अच्छी। तो एक गाना मैंने गाया था, हम दोनों आपस में ही बैठे थे, तो मैंने कहा कि चल भाई तुम्हारा नाम है तो तुम्हारे ऊपर एक गाना गा के देखते हैं, क्या पता लोगों का प्यार मिल जाए। तो एक गाना मैंने गाया था, हरे पूरे मनसी में हाला भेले
अब बनसी के मौकी भाई के गए। तो एक मजाक में गाए और हम लोग चैनल पे डाल दिए। तो वहां से आए तो हम सावन में हर साल जो है देवघर जाते हैं और तमाम कांवरिया भाइयों बहनों का सेवा करते हैं। शायद भले जितने भी दिन मौका मिले तो बाबा के दरबार जाते हैं हर साल। तो जब बाबा के दरबार गए तो वहाँ बाबा से मांगे कि बाबा जिस तरह फलना फलने लोगों का आजकल गाना चल रहा है, मेरा भी चलेगा तो हम आपके पास 5 साल कांवर लेके पैदल आपके दरवाजे आएंगे। और इधर ये गाना डाल चुके थे नेट पे, तो उधर बाबा से मांगे और घर आए। जब घर आए ना तो इधर पता लगा, कंपनी का फोन आया कि आप दोबारा से दिल्ली आ जाइए, सो आपका गाना ऐसे ऐसे भाग रहा है। हम उतना सीरियस नहीं लिए उस समय। ये कब की बात रही होगी साल में? ये 2019 के इसी समय की बात है, कोविड टाइम की। हाँ 2019 सितंबर की ही बात है, सितंबर के आसपास की, दशहरे का ही समय था। तो जब यहाँ आए ना तो फिर दोबारा जब बंसी भी मिला, वो भी आया दिल्ली से, तो लोगों ने बड़ा चारों तरफ चर्चा देखे। तो फिर जाके गाना देखे तो देखे गाना तो 7-8 लाख चले गया है, 1-2 लाख रोज जा रहा है। फिर कंपनी ने बुलाया तो लगातार उस कंपनी का बहुत साथ रहा मेरे ऊपर, और सारा रहना खाना पीना गवाना, एक से एक गीत। फिर टीम बढ़ता गया, राइटर बढ़ते गए, संपर्क बढ़ता गया लोगों से। तो उसके बाद कभी पीछे मुड़ के ही नहीं देखे, एक से एक गाने लोगों के बीच अपना देते गए और सबका साथ मिलता गया था आज आपके बीच। एक समय था, आप एक युवा थे और बहुत कम समय में आपने कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं, शोहरत हासिल करी है। पहले जो चीजें आपके लिए नामात्र थी, सपना थे, आज सच साबित हो रहा है। पहले के समय को लेकर के अभी के समय के अंतर को किस तरह से देखते हैं? देखिए, समय पहले का ये था, पहले के समय में एक आपके पास आप जब एक नॉर्मल इंसान रहते हैं और जब आप लोगों का प्यार बन जाते हैं, एक लोगों के लिए एक डिफरेंट चेहरा बन जाते हैं, तो मन में ये होता है कि हाँ चलो भाई, हमारे पास कुछ रहे ना रहे, इतने सारे लोगों का प्यार है और मेरे लिए यही मेरी ताकत है। आपके कामयाबी को आपके परिवार, समाज और रिश्तेदार किस तरह से, किस नज़र से देखते हैं? देखिए, शुरुआत में इंसान जब स्ट्रगल पीरियड में रहता है तो हर इंसान का परिवार या समाज तरह तरह की बातें बनाता है कि दवाई की करते, या ये पागल भैगले, या ये। तो आपको अगर जीवन में सफल होना है तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। बिल्कुल। नेगेटिव चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, पॉजिटिव चीज़ों को आपको अपने साथ रखना पड़ेगा। तो लोग क्या बोलते हैं, देखिए, एक इंसान को जीने के लिए खुद पे डिपेंड होना पड़ता है। आज कल मेरे पिताजी हमको खिलाते थे, कमाते थे, आज वो नहीं है, हमको खुद से कमाना पड़ रहा है, खाना पड़ रहा है। कल मेरा बेटा पैदा होगा, हम मर जाएंगे, उसको खुद। तो हर इंसान को एक निश्चित समय के बाद खुद पे डिपेंड होना पड़ता है। अगर समाज की बातें हम सुनेंगे तो समाज कभी एक भी दिन ये पूछने नहीं आएगा कि आज आपने खाना खाया या आज आप भूखे हैं। बिल्कुल। तो लोग क्या बोलते हैं, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, बशर्ते अब जब लोगों का प्यार मिल रहा है, सफल अभी भी नहीं हुए हैं हम इसको सफलता नहीं कहते हैं। सफल होना, जीवन में हर इंसान स्ट्रगलर है, जो बड़ा से बड़ा बन चुका है, छोटा से छोटा। तो सफलता हम नहीं मानते हैं, कि हम कभी नहीं कहेंगे कि हम सफल हो गए, क्योंकि हर सफलता के ऊपर भी एक सफलता है। जी बिल्कुल। तो उस अनुसार लेके चलते हैं कि हम अभी भी हम चाहते हैं कि जीवन भर जब तक जिंदा रहें तब तक स्ट्रगल ही करते रहें, आगे बढ़ते रहें, लोगों का प्यार पाते रहें। लेकिन अब लोग देखते हैं, गांव के लोग तो सबका प्यार रहता है, गांव के लोगों का भी, या जो बुराई करते थे वो भी कुछ बोलते नहीं, हम मुँह छुपा के चले जाते हैं। तो बस यही चीज़। म्यूजिक इंडस्ट्री में स्टार्टिंग पीरियड में आपने किन किन समस्याओं का सामना किया? ये चीज़ें मैंने आपको बताई। मुझे पैसों का बड़ा अभाव था। हारमोनियम बड़ा मुश्किल से पापा खरीद दिए थे। फिर उसके बाद एल्बम वगैरह बनाने के लिए बहुत कोशिश करते थे, तब जाके 1000-2000 रुपया होता था तो एल्बम गाते थे। तो थोड़ा बहुत साथ मिला था उस समय। प्रियांशु सिंह का म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, वो भी अभी अच्छे खासे लेवल पे हैं, तो उनका भी साथ मिला था। और उसके बाद करते गए तो बस
आपने अपना पहला गाना कब गाया था और गाने का रिस्पॉन्स किस प्रकार रहा था? पहला गाना मैंने गाया था एक पारंपरिक गीत है हमारे मैथिली का। हमारी दादी लोग मम्मी लोग गाती है अक्सर मंदिर वगैरह पे या पूजा पाठ में। तो वो गीत पापा ने मुझे लिखवा के दादी से मुझे गवाया था। गाना इस टाइप से था, हालांकि देखिए अभी कार्यक्रम ख़त्म किया तो आवाज़ थोड़ा लगा हुआ है, जी जी। साउंड वहाँ अच्छा नहीं था, परेशानी हुई। तो इस टाइप से गीत था। हर की हे जगदम्बा अम्बे भवानी महिमा गम पारे, आजो चारो दिस तकै छी मैया लगई है अन्हारे, आहा के हम पैर पूजै छी कि कियने कष्ट हरै छी, आहा के हम पैर पूजै छी कि कियने कष्ट हरै छी। यह पारंपरिक गीत है। तो पहला गीत एल्बम के रूप में ही गाया था और RCM म्यूजिक कंपनी दिल्ली से इसको रिलीज कराया था मैंने दिल्ली जाके। हाँ, पैसे भी काफ़ी लगे थे। ठीक ठाक रहा रिस्पॉन्स, कोई खास नहीं रहा। नया थे तो अपने हिसाब से जितना तक पहुंचा है उतना तक ही पहुंच के रहेगा। आपका जो पारिवारिक माहौल है वो गायकी का नहीं है, तो आपको इसके प्रति रुझान कब, किस उम्र में और किस वजह से हुआ? ये संगीत जो है ना हमारे लिए कुदरत की देन है जी जी। हमारे परिवार को इससे कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। जी। मेरे मन में क्या जिज्ञासा थी, अभिलाषा थी, मैं थोड़ा बहुत गाता था। मैं पूर्णिया में पढ़ता था, जब 10+2 की तैयारी करता था तो रूम पे जब फ्री टाइम हो गाते रहो, गुनगुनाते रहो। कई सारे लोग या रूम ऑनर वो लोग कभी कभी आके डांटने लगते थे कि आप हरदम गाते ही रहते हैं। जी। पता नहीं, उस समय मुझे भी ये पता नहीं था कि दैट आई हैव टू गो इन दिस लाइन, मुझे इसमें जाना है, ये मालूम नहीं था मुझे, मगर आगे ईश्वर की इच्छा हुई। आप म्यूजिक लाइफ में अपना गुरु किन्हें मानते हैं और आदर्श किन्हें मानते हैं? देखिए, अगर शिक्षा देने वाले की बात की जाए तो जिन्होंने हमें सिखाया है आचार्य नरेंद्र प्रसाद जी हैं, सूर्य मंदिर संगीत महाविद्यालय मुरलीगंज के, और एक कला भवन के गुरुदेव थे, वो थे उनके मित्र ने रितेश पांडे जी को भी सिखाया। हाँ, तो उनके पास सीखे। और अगर फिल्म इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में, मैथिली इंडस्ट्री में कहा जाए तो मैथिली में तो एक से एक कलाकार है। सीखने के लिए आदरणीय कुंज बिहारी मिश्रा सर हैं, मैथिली ठाकुर जी है। अगर एक्टर वगैरह में हर चीज़ में कहा जाए तो खेसारी लाल यादव जी हैं। जी। हाँ, और उनसे आदर्श उन्हीं को मानते हैं, उनसे ये चीज़ सीखा जाता है। एक सीधा उदाहरण है कि एक गरीब इंसान किस तरह मेहनत करके अपने मुकाम पे पहुंच सकता है, इंस्पायर करता हाँ, जब वो कर सकता है इंसान, बिल्कुल। तो इसीलिए आदर्श उनको मानते हैं। दोस्तों, पॉडकास्ट में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि गौरव जी एक मुखरा जो इनके पसंदीदा सॉन्ग्स हो गुनगुना दें। एक गाना हमार खूब चल रहा है लगभग साल भर पहले। एगो माँ और बेटा के बीच के गीत छै। बेटा बियाह ले जिद करे छै, माँ फुसलाबै छै। माँ के कहबाक छै कि किया कानै छी, अरे किया कानै छी, नुनु तोरा बैलुन किनी देबो, सुंदर लड़की देखी शादी करी देबो, नुनु चुप चुप रे, नुनु चुप चुप, नुनु चुप चुप। तो फिर बेटा के जवाब रहे छे कि आगे शादी में हमें 4 चक्का गाड़ी लेबो, आ गाड़ी पर बैठी के हॉर्न बजेबो, हॉर्न पुक पुक गे, हॉर्न पुक पुक, हॉर्न पुक पुक गे, हॉर्न पुक पुक। आपने अपना पहला स्टेज शो कब किया था और वो किस प्रकार से मिला स्टेज था और वो अनुभव कैसा रहा था? स्टेज शो हम एल्बम गाने से पहले से कर रहे हैं। स्टेज शो शुरुआत में जो आपको मैंने बताया कि पिताजी लेके जाते थे शिव चर्चा जागरण वगैरह में, उसके बाद एक गुरुदेव थे कर्मा के, मोहन झा जी नाम है, गज़ल वगैरह गाते हैं, तो वो अपने साथ ले जाते थे। तो एज अ कोरस सिंगर काम करता था मैं, और कभी अगर सुबह 3 बजे 4 बजे मौका मिला तो गाता था। उनके साथ बहुत सारा प्रोग्राम किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे हमारे गांव के बगल में विधायिका है बीमा भारती जी, उनके यहाँ केसारी लाल यादव जी आए थे। तो हम केसारी लाल यादव जी के राइटर है पवन पांडे जी, उनके साथ भी
उनके ऑफिस पे पटना में रहते थे। केवीपी इंटरटेनमेंट उस समय चलता था उनका। खेसारी, विकास सिंह वीरप्पन, पवन करके उनका ग्रुप चलता था। उसमें बहुत दिन काम किए हैं। तो उसके थ्रू खेसारी जी के स्टेज पे भी काम किए थे अपने ही विधानसभा क्षेत्र में, रुपौली में। तो वहाँ भी धीरे धीरे रुझान बढ़ता गया। फिर जूनियर खेसारी जी हैं, अभी काफ़ी चर्चित हैं वो भी। उन्होंने भी बहुत जगह मौका दिया है अपने साथ ले जाना, गवाना, तो सबों का साथ मिला है। हाँ जी, आपका गाना सुनने के बाद कई सारे ऐसे गाने हैं, ऐसा लगता है कि आपका भक्ति के प्रति झुकाव है। इस संबंध में आप कुछ बोलें। देखिए, कलाकार तो है ही, साथ में जाति के ब्राह्मण हैं। और जाति के ब्राह्मण है तो एक कर्तव्य है कि ब्राह्मण शुरुआत से ही ईश्वर से जुड़ा हुआ है। तो कला, देखिए, रियल लाइफ में इंसान कुछ और होता है, रियल लाइफ में कुछ और होता है। हम जो गीत गाते हैं या जो नृत्य करते हैं या जो स्टेज करते हैं, लोगों के मनोरंजन के लिए करते हैं। कि लोग अगर दिन भर थक रहे हैं, वो हर इंसान कुछ ना कुछ दिनचर्या चलाने के लिए काम करता है। लोग अगर थक रहे हैं तो हमारे अगर 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के गाने से या स्टेज शो से अगर उनका मनोरंजन हो रहा है, उनकी थकान दूर हो रही है, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और रियल लाइफ में मैं बिल्कुल अलग हूँ। हाँ, गीत नाच जो है लोगों का मनोरंजन के लिए बनता है, मैं उसमें बिल्कुल अलग हूँ। चरित्र में बिल्कुल अलग हूँ। आप कहीं भी मिल सकते हैं मेरे से, या मुझसे जितने लोग कांटेक्ट करते हैं आप सबों से मिल सकते हैं। मैंने जीवन में पहला परिचय, पहला स्थान अपने व्यवहार को ही दिया है, उसके बाद मैं कलाकार। जी बिल्कुल बिल्कुल, और वह चीज़ें हमने अभी भली बात ही समझ सके हैं। अब अगला सवाल आपसे ये है कि मिथिला इंडस्ट्री को आप प्रेजेंट टाइम में किस नज़र से देख रहे हैं और किस प्रकार से है, फ्यूचर में आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मिथिला इंडस्ट्री पहले बहुत आगे थी, बीच में अभी पीछे है, अभी पीछे ही है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ना कोई फिल्म प्रोड्यूसर है। हम जिस कलाकार के नज़रिए से देखते हैं, जी जी, ना मान लीजिए सिंगर बहुत सारे हैं, सिंगरों की कमी नहीं है, एक से एक धुरंधर सब सिंगर हैं। सिंगर ऐसे ऐसे हैं कि उनके बराबरी का सिंगर कोई मिलेगा और किसी इंडस्ट्री में खोजने जाए तो। लेकिन स्कोप नहीं है, ना कोई टीवी चैनल है मैथिली का अपना, नहीं है ना, नहीं है। पहले था, खत्म हो गया। पहले मैं मिथिला में फिल्म भी बनती थी, विकास झा सर की, बहुत सारे लोगों की, माधव सर की, और अभी वो सब भी खत्म हो गया। तो अभी बहुत पीछे है। भोजपुरी में क्या है, वो एक बड़े लेवल पे चले गया है। उसका वीडियो एक दिन में 1-1 लाख रुपए का एक वीडियो बनता है। और वहाँ अगर कोई सिंगर, मान लीजिए कि गौरव ठाकुर है, या जिनके स्टूडियो में है, या रसुलपुरिया जी हैं, अगर ये लड़का वायरल हो रहा है, संदीप है, बंसीधर है, एक से एक कलाकार है, तो कुछ प्रोड्यूसर ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि चलो यार, अगर लड़के को पब्लिक एल्बम में पसंद कर रही है तो इसके पीछे 10 लाख रुपया लगाओ, इससे फिल्म बनवाओ, इसको सिखाओ डांस, एक्टिंग, काम कराओ। काम करके देखते हैं लोगों को ये भी। तो एक सिंगर के पास, जो सिंगर नया नया उठता है, चाहे वो कोई भी हो, उसके पास इतना पैसा नहीं होता है 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख की वो खुद का फिल्म बना सकेगा। तो ये चीज़ प्रोड्यूसर करता है, डायरेक्टर करता है ना। हमारे मैथिली इंडस्ट्री में एक भी डायरेक्टर है ना, प्रोड्यूसर है ना, कोई परमानेंट अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर है बड़े लेवल का। और फ्यूचर में उम्मीद है आपको? बस यही सब चीज़ के पीछे हम लोग लगे हैं जी, कि अगर मान लीजिए कि हम सारे कलाकार आगे बढ़ते हैं तो हम सब मिलके एक प्रयास करेंगे कि हमारे भी इंडस्ट्री में एक जो है टीवी चैनल हो, हमारी भी इंडस्ट्री में खुद का प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, ताकि हमारे यहाँ जो कलाकार हो उसको बाहर नहीं जाना पड़े। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम चाहेंगे आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक पसंदीदा गाना जो है आप मुखरा उनका गुनगुना दें। जरूर। एक और गीत सुनाते हैं। एक गीत था मेरा, दुलावा तोरा नीमन मिल तो, वो भी बहुत सुंदर गीत है। गीत ऐसे था, लड़की का भाव है, हरे की हम लड़की कुंवारी करी साबन सोमारी को ना जाई गई बाबा के नगरिया, किला के कंधे गंगा जल को ना जाबे पैदल, बड़ा कठिन छे बोले के डगरिया है। तो हमर जवाब रहे छे कि गे रानी, अरे भोला जी पे जलवा चढ़ाइले, दुल्हवा तो रानी मन मिलत कि सुने बोले बम के नारा लगैले, दुल्हवा बरिनी मन मिलत
ये भी गीत काफी चला जी। काफी प्यार मिला इस गीत आप आलोचनाओं का सामना किस प्रकार से करते हैं? को। हम अब तो आदत हो गई होगी। देखिए इंसान ऐसा कौन सा इंसान नहीं है जिसका आलोचना नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी हैं, उनको भी सहना तब पड़ता है, सामना करना पड़ता है। गाली देने वाले लोग दुनिया में किसको गा। हम कहते हैं अगर लोग महादेव से कुछ मांगते हैं, संसार के रचयिता है वो, और वो पूरा नहीं होता है तो लोग उनको भी गाली दे देते हैं। जी दो भगवान तकवान कुछ थोड़े होय छै, फलना हम मांग लिए हमरा होबे नहीं करले, जी पूरा आ गेले तो खूब बढ़िया हो बाबा तो ही छो। तो आपका कर्तव्य उस समय उस टाइप का रहेगा तब ना वो आपको वो चीज देंगे। जी तो गाली देने वाले तो ईश्वर को भी गाली देते हैं अगर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो। तो आलोचनाओं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आलोचना करने वाले ना हमें हमारा परिवार चलाते हैं, ना हमें खाने देते हैं, ना हमें किसी तरह की वो करते हैं। तो जो आलोचना करने वाले हैं वो करते रहें, हमारा काम है अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना। हम एक सफल गायक के पीछे कई सारे लोगों की भूमिकाएं होती हैं। इस चीज को आप किस नजरिए से देखते हैं? बहुत सारे लोग हैं। स्ट्रगल पीरियड में स्टेज शो के माध्यम में जितने लोग थे, सीखने का माध्यम में जितने लोग थे, मैंने बता ही दिया। जैसे एल्बम में आए तो दिल्ली गए तो कंपनी का मोनाबिक म्यूजिक उसका साथ मिला, उस कंपनी ने बहुत साथ दिया। फिर वहाँ से आए तो बंसीधर से मेरी बहुत अच्छी मित्रता है, उसके थ्रू अजय स्टार जी मिले। अजय स्टार जी से फिर हुआ तो उन्होंने तो फिर अर्श से फर्श तक पहुंचाया। एक शुरुआत से अगर पहली बार कोई स्टूडियो या रिकॉर्डिस्ट हमको फ्री में गाना गवाया तो अजय स्टार जी ही थे उसमें से, और आज भी साथ है। आज तमाम लोगों को अपना अपना चैनल हो गया, अपनी अपनी वो हो गई, वो उनका साथ रहा है। मल्लिक राकेश जी हैं, गीत लिखते हैं, ये दरभंगा के ही हैं, वो हैं। अमर आयुष जी हैं, वो हैं। अरुण अंश हैं, उसके बाद जो है अंकित बाबू हैं, बहुत सारे राइटर हैं, और जितने वीडियो करने वाले लोग हैं दिल्ली में, सबों का साथ मिला है, हर आदमी का समर्पण। आप युवा अवस्था में हैं और जिस फील्ड से आते हैं तो सवाल बनता है कि क्या आपकी कोई जीएफ है, गर्लफ्रेंड है, या फिर आप फ्यूचर में अरेंज मैरिज करने वाले हैं, या फिर कोई जीवन संगनी अपनी फिक्स कर रखी है, इनके साथ ही जो है जीवन बिताना है? ये लाइन ऐसा है ना, अगर आप किसी लड़की के साथ आपका 2 से 3 4 5 फोटो वायरल हो जाता है, या 5 स्टेज शो में 10 स्टेज शो में लोग आपको लगातार देख लेते हैं, तो पब्लिक खुद जोड़ी बनाने लगती है कि हाँ फलना फलने से फसलो होते, फलना फलने के थी होते। तो ऐसा नहीं है वास्तविक जीवन में। देखिए, माँ बाप हालांकि अब पिता नहीं रहे, मैं सबों को ये सुझाव देना चाहूँगा अपने तरीके से, अपने तरफ से, कि माँ बाप एक बच्चे को जन्म देता है, पालता पोसता है, बड़ा करता है, उसे एक लक्ष्य के तरफ अपना पूरा जीवन इसी में लगा देता है कि मेरी तो ज़िंदगी अब हो गई, अब हमारा बच्चा किस तरह से सफल हो जाए, इसके पीछे लगा देता है। तो जीवन में आप कोई हक दे ना दे, माँ बाप को कम से कम ये हक जरूर दे कि वो आपको अपने दरवाजे से टीका लगा के दुल्हा बना के विदा करे। ये हक पूरे समाज में सर ऊंचा करके। हाँ, ये हर आदमी के साथ, एक दिन आप भी क्योंकि एक माँ बाप का वही लक्ष्य होता है कि अगर एक जिस बच्चे के लिए उतना मेहनत करे, उस बेटे का बाप बन के जाए, और बेटा पगड़ी बांध के मैथिली में जो मिथिलांचल का दूल्हा होता है, दुल्हन होती है, सम्मान से शादी करे। माँ बाप का बस एक वही अधिकार है, और उसके बाद उनको कोई लेना देना नहीं है। वो भी एक अच्छी लड़की ढूंढेंगे आपके लिए, अच्छी बहू ढूंढेंगे कि कल मेरा बेटा मेरे बेटे के परिवार को कितने अच्छे से चला सके। तो ये अधिकार अपने माँ बाप को देना चाहिए कि जीवन संगिनी कैसी ढूंढ के दे, मेरा एक मानना है। हाँ, लव मैरिज भी कोई खराब चीज़ नहीं है। अगर आपको अच्छी लड़की मिल रही है, आपके माता पिता उसमें राजी हैं, तो वो भी सही है। लेकिन ज़्यादातर चांस ये देना चाहिए कि शादी का अधिकार माँ बाप को। जी बिल्कुल सही बात। हमारे मैथिली परंपरा में जो है। जी, आपने शुरू में जिक्र किया कि स्टार्टिंग में आपके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, लेकिन पिताजी भी एक समय के पश्चात आपको छोड़ गए, फिर भी आप डगमगाए नहीं और स्टेबल के साथ जिंदगी जीते आ रहे हैं और बहुत सारी कामयाबी हासिल करी, शोहरतें पाई हैं।
तो हम चाहेंगे कि अपने दम पर आपने क्या क्या अर्जित किया है? मैंने अपने दम पे सबसे पहले तो मैं आज तक मुझे मेरा अकाउंट नहीं है। मैं अपने माँ के अकाउंट पे सारा काम करता हूँ और कई सारे लोगों ने मुझे बोला भी कि खुद का अकाउंट बना लो खुद का। तो देखिए, जब तक माँ जिंदा है तो माँ का हक बनता है मेरे हर चीज़ों पे। मुझे आज तक अपना बैंक अकाउंट नहीं है। ये कसम से मैं स्टूडियो में मेरी रोजी रोटी है, स्टूडियो में बैठ के मैं बोल रहा हूँ। जितना भी पैसा आता है, आप कभी पैसा भेज के भी या जितने लोग भेजते हैं चेक कर लीजिएगा, माँ का नाम परिणीता है, परिणीता कुमारी ही आएगा। मैं नंबर जो देता हूँ फ़ोन पे का। गाड़ी है, बुलेट है, एक ग्लैमर है, एक ब्रेजा खरीदे कार, फिर एक बलेनो खरीदे। सारी गाड़ियाँ भी माँ के नाम पे हैं। और आगे जो भी चीज़ है, घर बनाएंगे या परिवार चलाएंगे, तो माँ जब तक जिंदा रहेगी तब तक अपने नाम पे कुछ नहीं करेंगे। क्या आप मानते हैं कि आप अपने पापा के सपने पूरा कर रहे हैं? कभी पापा ने ऐसा सोचा कि आप एक दिन टैक्स पेयर बन जाएंगे? पिताजी का अरमान था बहुत बड़ा। पिताजी का अरमान मुझे आईएएस ऑफिसर बनाने का था। पिता ने उस हिसाब से मुझे पढ़ाया लिखाया भी। पिताजी मेरे बस चलाते थे और बस चला के उन्होंने 3 भाई हूँ मैं, तीनों भाइयों बड़े को। हैं? हाँ, मैं बड़ा हूँ। तो पिता तुल्य होंगे आप। हाँ, मैं सारी बड़ा हूँ। जिम्मेदारी आपके ऊपर हाँ, होगी। पिताजी ने मुझे सारी शिक्षा के बारे में आपको बताया ही। सीबीएसई से मैंने 10th किया है। सीबीएसई हाँ, से किया? हाँ, उसके बाद साइंस से मैंने इंटर किया है। उसके बाद बैचलर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किया, और म्यूजिक फिर बैचलर ऑफ म्यूजिक भी किया। आप मेरे से किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं, हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, इंग्लिश। हाँ, आई एम कैपेबल इन ऑल ऑफ लैंग्वेज ऑफ इंडिया। आप एक अच्छे वक्ता बस लग रहे हैं, कुछ गायक कुछ के साथ जैसे साथ। भाषाएं हैं, संथाली है जो जनरली यूज नहीं होती है, वो सब नहीं। जी। जो जनरली यूज होती है, कोई अगर इंग्लिश में भी बात करना चाहे तो आई एम कैपेबल। जी, आप एक अच्छे वक्ता नजर आ रहे हैं। एक गायक, अच्छे गायक तो हैं ही, लेकिन आप एक अच्छे वक्ता हैं। तो ये गुण डेवलप कब हुआ आप में? दिस इज द अचीवमेंट ऑफ एजुकेशन। ये शिक्षा से आता है। जी। हाँ, आप कलाकार कितने भी बड़े बन जाइए, जीवन में अगर आप शिक्षित, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, आप किसी भी क्षेत्र में हैं या कोई भी क्षेत्र हो, कार्य का, आपके बिजनेस का, अगर आप शिक्षित हैं ना, तो आप चीज़ों को जो है उससे 10 गुना बेहतर समझ पाएंगे। तो एजुकेशन इज द फर्स्ट एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ एनीबॉडी। आपके लिए शिक्षा जो है ना, वो सबसे प्रथम और अंतिम जो है आपकी कुंजी है। शिक्षा से आपका व्यवहार बनता है, शिक्षा से आपकी जो आपने बोलने चालने का, ये सब शिक्षा का ही देन है। ये सब पिता का देन है, पिता ने शिक्षित किया। और आज मैं शिक्षित ही हूँ तो मैं लोगों को समझ पाता हूँ। 10 लोगों के पास गाना गा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोगों को संबोधित करना, लोगों से किस तरह पेश आना कि आपके पीछे लोग आपकी बढ़ाई करें, एक अच्छा वक्ता होना, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। और एक चीज हम अपना शेयर करना चाहेंगे जी। कि हमने आपको एक बार मैसेज किया था और आपने तत्काल समय रहते उसका जवाब दिया। तो ऐसे मैसेज तो आपको बहुत सारे जाते होंगे, तो क्या आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते? नहीं, फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं। हाँ, मैं मोबाइल में व्हाट्सएप पे 6-6, 7-7 हज़ार मैसेज आ जाता है, वही। तो देख नहीं पाते हैं। जी जी। फ्रस्ट्रेट क्यों होंगे, वो लोगों का प्यार है। मैं देखिए, मैं बड़ा अलग किस्म का कलाकार हूँ। लोग कहते हैं कई बार कि मेरा इतना प्रोग्राम क्यों होता है या ये। मुझे लगता है कि एल्बम भी महीने के करीब 30 से 40 गाना हर महीने हम गा लेते हैं। हाँ, ऐसा कोई दिन नहीं होगा। 30 से 40? हाँ, अजय जी बैठे हैं, उन्हें पता है। ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि स्टूडियो जाएंगे तो हम कम से कम 2-3 गाना ले गाएंगे। हाँ। और रही बात प्रोग्राम की, कि प्रोग्राम क्यों कर लेते हैं इतना। देखिए, हमें जो सुनता है, जो मेरे गाने को सुनते हैं, जो मेरे दर्शक हैं, वो निम्न तबके के हैं, गरीब लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, देहात के लोग हैं, वो लोग हैं। शहर का लोग तो आपसे रिलेट कर पाते हैं। हाँ, शहर का लोग तो अरिजीत सिंह को सुनेगा, हमको क्यों सुनेगा, सीधी बात है। जी। मैं क्षेत्रीय भाषा लोकगीत गा रहा हूँ। लोकगीत अर्थात जो क्षेत्र में हमारे चलता है, जो हमारे स्थानीय लोगों को पसंद है।
तो अगर गांव के लोग, क्षेत्र के लोग जो हमें पसंद करते हैं, वो हमारा कार्यक्रम कराते हैं, तो उनके पास इतनी पूंजी नहीं रहती कि वो 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 दे सके। मुझे अगर कोई कम पैसा भी देता है, तमाम ऑर्गेनाइजर हैं, शंकर भगत जी हैं, जीतू जितेंद्र जी हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजर हैं, जितने लोग हैं मुझसे अगर संपर्क करते हैं और कह देते हैं कि हाँ आपको कार्यक्रम करना है, तो हम डिमांड नहीं रखते हैं। अगर कह देते हैं कि हाँ गांव की तरफ से इतना ही पैसा आया है, इसमें आपको इतना ही देंगे, और गांव वालों की फरमाइश है कि नहीं गौरव जी ही आना चाहिए, तो मैं उस मामले में मना नहीं करता। क्योंकि एक तो गाना सुन के वो हमको प्यार दे ही रहा है, अगर हम उससे मनमाना डिमांड करेंगे कि नहीं हमको 1,00,000 ही चाहिए तभी आएंगे, तो ऐसा स्टारडम होना बेकार है फिर मेरे नजरिए से। एक व्यक्तिगत सवाल है कि आप 150 किलोमीटर की यात्रा करके आए, थकान हो रही होगी, वहां पे गए और समय रहते खाना खाया, समय नहीं मिला, इंटरव्यू 6 मिनट का किया, हाँ। फिर स्टेज शो पे गए, वहां पे 5 घंटा बिताया, ठीक। और फिर आप हमारे साथ समय दे रहे हैं हमें इंटरव्यू के लिए, तो ये थकान किस तरह से उसको छुपा लेते हैं? अब आदत सी हो गई है शरीर को, आप लगातार 3-3, 4-4 दिन में प्रोग्राम करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है। अब जरूरी नहीं है अगर कि हम नींद आए ही सोना ही जरूरी है कि नहीं, शरीर को आदत हो गई है। अगर लगातार 3-3, 4-4 दिन भी जगना पड़े तो जग जाते हैं, इतना कैपेबल खुद को बना लिया। अगर आप बताना चाहें तो हम जानना चाहेंगे, ऑडियंस मोटिवेट होती है कि आपका जो फैन है वो चाहता है कि वह जाने कि आप कितना जो है अर्निंग जो है महीने में। हाँ, इसमें बताने में कौन सी बड़ी आप बात है। संकेत मात्र से भी बता लोगों दें। का लोगों ने ही दिया है, कई लोग कहते हैं कि नहीं बताएंगे, बताने में कोई बड़ी बात नहीं है। बता देंगे तो कोई हमारे घर आके हमसे छीन नहीं लेगा। जी बिल्कुल। हाँ, अब तो और फोन पे चलने लगा, मोबाइलो छीन लगा, पासवर्ड ही नहीं थोड़ा मजाक हो गया। जी नहीं, सही है, सही है, होना भी चाहिए। देखिए हर चीज को मिला के प्रोग्राम को, एल्बम वगैरह को, हालांकि अभी मैथिली का मार्केट थोड़ा डाउन है तो चैनल वगैरह उतने अच्छे से, उतने हैवी तरीके से चल नहीं पाता है, लेकिन फिर भी मिला जुला के कम से कम प्रोग्राम हो गया या एल्बम हो गया, सब उससे चैनल वगैरह से मिला के 1,00,000 रुपया महीना प्लस आ जाता है। आपका खर्चा भी तो उसी हाँ, के आसपास रहा 1,00,000 होगा। रुपये में लगभग रखिए ना कि 16/5 लगभग 25,000 रुपये महीने हम EMI देते हैं, किस्त ब्रेजा का और बुलेट का। हाँ जी। उसके बाद घर का जितना खर्च है, राशन आना या मम्मी कुछ लाएगी खरीद के, या दूध वाला, हर चीज, जितने लोग आते हैं, कोई गेस्ट आया तो सब कुछ करना, परिवार चलाना। छोटा भाई है और सबसे छोटा जो है वो पूर्णिया में रखे हैं, उसको पढ़ाई करता है, उसका सारा पढ़ाई का खर्च सब कुछ। हाँ, दरवाजे पे कोई अगर आ गया तो वो खाली हाथ नहीं जाएगा, कहीं अगर किसी को देख लिए तो उसको पैसा दे के वो करके, जो अपना, मेरा मन नहीं मानता है कि चलो यार लोगों की मदद करनी चाहिए, इंसान अगर और भगवान अगर और देगा तो और मदद करे। कभी आपके परिवार ने आपको एहसास दिलाया कि आप बड़े भाई होने के नाते पिता तुल्य कार्य कर रहे हैं? हाँ, सब सम्मान करते हैं हमारा। कभी हम दोनों भाई भी सम्मान करते हैं। हमारे जितने लोग हैं, मेरे से बड़े भी मेरे सारे चाचा हैं, गांव के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, सब मेरा सम्मान करते हैं। मैंने अपने पूरे गांव में अपना चरित्र एक शुरुआत से, ये सब पिता की देन है, ऐसा बना रखा है। मेरे गांव में अगर जाके आप कहीं कह दीजिएगा कि गौरव किसी के घर में गाली दे के आया है, तो कोई नहीं मानेगा आपकी बात। आप कह दीजिएगा कि गौरव कहीं दारू पी के वो कर रहा था, बकझक कर रहा था, कोई नहीं मानेगा। आप कहीं कह दीजिएगा गौरव ने किसी लड़की की तरफ आंख उठा के दिखाया, उसको छेड़ा, तो कोई नहीं मानेगा। इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ जी। और आपके संगत भी इंटरव्यूज देखे कि उस तरह के बिल्कुल भी नहीं थे? नहीं। अभी कभी ऐसा हुआ है कि आपके मम्मी पापा बाहर गए हों या फिर आपके घर वाले, उनको आपके बड़ाई सुनने के बाद वो आपके सामने वो प्रतिक्रिया सामने आई हो, उस समय कैसा फील होता था और क्या कुछ होता था? अभी भी करती है, माँ करती है, पापा करते थे, चाचा करते हैं। पापा बस चलाते थे, बस जब रिजर्व में जाती थी तो गाना उस समय खूब चलता था, तो
हमारा ही गाना बजता था, पापा किसी को बताते नहीं थे कि मेरा ही बस खुद का चलाते थे कि दूसरों का दूसरों का चलाते चलाते थे? एक समय था कि आपके पिताजी दूसरों का बस चलाते थे, हम्म। आज खुद का फरारी आप चला रहे हैं। फरारी ही कहेंगे क्योंकि वो सपनों का है, तो गाड़ी ना कह के फरारी। इस अंतर को आप किस्मत का नाम देंगे या फिर आपके मेहनत का नाम देंगे? किस नजरिए से देखेंगे आप? देखिए, मैं मेहनत का भी नाम देता हूँ। सबसे पहले मेहनत आप करेंगे तब ना आपको मंजिल दिखाई देगा। मेहनत भी है और किस्मत भी है, क्योंकि मेरे साथ इतने मैथिली अंगिका के लोगों का प्यार है। मेहनत भी है हाँ, लेकिन जीवन में किस्मत भी आपका तभी साथ देगी जब आप 70% मेहनत करेंगे, तभी 30% किस्मत आपका साथ देगी। जी जी, गूगल भी कहता है कि 30% आप कंटेंट कहीं और से उठा सकते हैं, हाँ। 70% खुद का लगाइए, हाँ। तब ग्रो कीजिएगा। हाँ तो फिर ऐसा ही कुछ जीवन में भी है। हाँ जी, अभी आप ट्रैवलिंग करते हुए जाइएगा तो फिर दिन भर सोइएगा, हाँ। फिर दिन में भी काम करना है आपको, नहीं, दिन में आज नहीं क्योंकि करेंगे। सेहत भी तो नहीं, जरूरी है। आवाज अगर सही रहता तो काम करते। और हाँ, एक सवाल है और- कि आप लगातार जब प्रोग्राम करते हैं तो आवाज पे उस चीज का असर पड़ता होगा? पड़ता है कि, लेकिन अनुभव हो गया है। जैसे 3 दिन 4 दिन का काम होगा लगातार, अब जैसे साउंड सिस्टम बढ़िया नहीं था, कहीं कहीं हो जाता है तो। और थोड़ा बजाने वालों पे भी डिपेंड करता है। जी जहाँ मान लीजिए हमारा खुद का बैंड रहता है, खुद का म्यूजिशियन रहता है, तो उसको पता है कौन से गाना किस स्केल से गाएंगे, क्या करेंगे। जी सारे म्यूजिशियन नए थे, अब उनके साथ अब जब जैसन तब तैसन नहीं करो तो मरद कैसन है कि नहीं। तो काम करे पड़े से जहन जहाँ जहन माहौल भेले, गांव से घूम के तो आ नहीं सकते हैं। आप जब महिला गायिका के साथ डुएट करते हैं स्टेज पर या फिर स्टूडियो में, तो तालमेल कैसे बैठाते हैं? पहले स्टूडियो में तो बैठा चल भी लेते हैं। जाता है, लेकिन स्टेज पे कैसे बैठाते पहले हैं? बैठा नई- लेते हैं, पहले उसको गाना भेज देते हैं जी या वो भेज देती है, फिर बता देते हैं कि ये गाना आप लिख लीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा, इसको आगे गाना है, हम भी लिख लेते हैं, वो भी लिख लेती है, तैयार कर लेते हैं। तैयारी फिर- करके आते हैं, हाँ, बिना तैयारी के कैसे होगा। क्योंकि आपके लिए आसान है, लेकिन जो नया है उसके लिए ये आसान नहीं होगा, और उनका गाना आपके लिए आसान नहीं होगा। हर तो इंसान ये को चीज तैयारी- पहली बार हम जाने कि आप तैयारी करके आते हैं। विराट कोहली जी इतने बड़े क्रिकेटर हैं, उनको देखिए दिन दिन भर फुटबॉल लेके उड़ते रहते हैं। जी जी, प्रैक्टिस मैक्स एंड मैन परफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जीवन में आप कितने भी बड़े योद्धा हो जाइए, तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। दोस्तों, हम अपने पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं और हम चाहेंगे गौरव जी जो है रिफ्रेशमेंट के तौर पर एक गाना जो है बिल्कुल। उसका मुखड़ा गुनगुना दें। अंतिम में एक गीत सुनाते हैं। एक गीत और गाया था मैंने और उसे भी लोगों का काफ़ी प्यार मिला। गीत ये था, एक पत्नी का पति बाहर रहता है, वो फ़ोन करती है और पति से डिमांड करती है फलने फलने चीज़ों का, ऐसे कहती है, हर की डबल चोली ले ले आइहा कि एगो रातिया में पिन्हई हा एगो दिनवा में, कि डबल चोली ले ले आइहा एगो रातिया में पिन्हई हा एगो दिनवा में, तपिया हो बारी सुंदर शोभातै बदनवा में, कि पिया हो बड़ी सुंदर शोभातै बदनवा में। कि आपका जो प्रोग्राम होता है लोग आप तक कैसे पहुंचते हैं? और एक स्टेज शो प्रोग्राम का 2 तरीके से होता है, आप सिंगल में भी आते हैं और ग्रुप के साथ भी आते हैं, तो क्या कुछ सिस्टम रहता है? उसको सरल तरीका से आप हमारे सामने रखें। देखिए, कार्यक्रम का जैसे क्षेत्र है, अभी दरभंगा है, मधुबनी है, समस्तीपुर है, तो यहाँ आदरणीय प्यारे भैया शंकर भगत जी हैं। आप लोग यूट्यूब पे या फेसबुक पे शंकर भगत सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो आपको जो है डायरेक्ट जो है वो मेरा सारा ऑर्गेनाइजेशन करते हैं इस क्षेत्र का, और उनका एक यूट्यूब चैनल है मैथिली सिटी। उस पर मेरे और मैथिली के तमाम कलाकारों का कार्यक्रम डलता है, स्टेज शो। वो उसमें नंबर रहता है, आप मैथिली सिटी सर्च करके वहाँ से नंबर लेके उनसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरी विधि, अगर सहरसा में है, पूर्णिया में है, कटिहार में है, तो जीतू जितेंद्र भैया हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर वहाँ भी नहीं हो रहा है तो मेरे फेसबुक पेज पे मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरे यूट्यूब चैनल पे मैथिली गौरव पे मेरा नंबर दिया हुआ, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। तो आप तरह तरह जहाँ से संपर्क करें कार्यक्रम करा सकते हैं।
कि आपका जो निवास स्थल है, जहाँ आपकी जन्मभूमि है, हम चाहेंगे वो एड्रेस लोगों को पता चल हाँ, जाए। हमारा गांव ब्रह्मज्ञानी है, पोस्ट भी ब्रह्मज्ञानी है, थाना भवानीपुर है, पंचायत सुपौली, थाना भवानीपुर, जिला पूर्णिया, बिहार। जी जी। अब हम चाहेंगे जो नए कलाकार हैं और गायकी के क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो आने से पहले उन्हें किस तरह की तैयारियां पहले करनी उन्हें चाहिए? तैयारियां यही कहेंगे कि भाई मेरे, आप जैसा भी गाते हैं, मुझे नहीं पता आप कैसा गाते हैं, लेकिन देखिए जीवन में एक इंसान अगर चाय भी बनाता है ना, तो उसे चाय भी बनाने के लिए शिक्षित होना पड़ता है कि कितनी मात्रा में दूध डालना है, कितनी चाय पत्ती डालनी है, कितनी चीनी डालनी है। तो जीवन में किसी भी चीज़ के लिए शिक्षित होना ज़रूरी है। तो अगर आप गायक ही बनना चाहते हैं तो आप संगीत की शिक्षा ले लीजिए, 1-2 साल कहीं सीख लीजिए, फिर उसके बाद गाइए। आप जैसा भी गाते हैं, अगर आप 1-2 साल सीख लेंगे तो आप उससे बेहतर गाएंगे। हाँ, तब जाके अपना एल्बम वगैरह बनाइए, ये मेरा राय है। गौरव जी, अब आखिरी सवाल है जो मेरे से रिलेट करता है कि मेरा जो ये चैनल है, इसका जो थीम है इस आधार पे है। सवाल यह है कि हमारा जो थीम है इस प्रकार का है कि समाज का कोई भी व्यक्ति अगर उसका समाज के प्रति विकास में थोड़ा सा भी योगदान है, हम चाहते हैं वे हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, चाहे ऑफलाइन से हो ऑनलाइन से हो, हम उनकी बातों को हमारे ऑडियंस तक पहुंचाएं, ऑडियंस सीखे और आगे बढ़े। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, स्टोरी ऑफ रियल हीरोज जितने लोग अभी देख रहे हैं, अगर आपके नज़र में कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भैया ने बताया, तो आप इनसे संपर्क करके आप जो है अपनी चीज़ों को इन तक पहुंचा सकते हैं, और ये आपकी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाएंगे। आपकी चीज़ों से बशर्ते चीज़ें अच्छी हो, आपका जो कर्तव्य है, जो काम है वो अच्छा हो, उससे आम जनता को, लोगों को फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो, तो आपका मदद भैया उसमें करेंगे। जी बिल्कुल। दोस्तों, आज के इस संवाद को हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे और इन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय हमारे लिए निकाला, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टोरी ऑफ रियल हीरोज देखने वाले तमाम दर्शकगण, आपको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, धन्यवाद है। यूं ही प्यार बनाए रहिए इस चैनल पे, गौरव ठाकुर पे, तमाम कलाकारों पे खूब सारा अपने मैथिली, अपने अंगिका को आगे बढ़ाइए। लव यू आप सबों को, ईश्वर खुश रखे। हर हर महादेव।